हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा। हमने बात की कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। हमने कहा कि एक लिविंग टिश्यू के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन सभी को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। हमने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स को हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है, मतलब हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। अलग अलग टाइप्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के, जैसे कि कुछ होते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ होते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। फिर हमने एक एक करके अपने बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ना शुरू करा था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया, प्रोटीन्स कंप्लीट कर लिए, जिसके बीच में हमने इनकी क्लासिफिकेशन भी कर लिए, इनकी जो फर्दर क्लासेस हैं उनको कवर कर लिया, और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड्स से हम समझ सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। डीएनए के बारे में सभी ने सुना ही होगा मोस्टली, और शायद हमें पता नहीं होता, लेकिन नाम हमने सुना ही होता है डीएनए। लेकिन आरएनए के बारे में शायद कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नई चीज़ होगी, कुछ लोगों के लिए नई चीज़ हो सकती है। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। देखिए, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में हम, वैसे आरएनए के बारे में अभी हमें कम ही पढ़ना होता है, लेकिन डीएनए के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अपने प्लस टू का जो जेनेटिक्स है उसके अंदर पढ़ते हैं। जेनेटिक्स के चैप्टर में हम अच्छे से डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब कुछ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादा कह सकते हैं कि इनके न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मैंने बस ये कहा कि हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, डीएनए आरएनए। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये अभी मैं बताऊँगी, और उसके बाद में फिर हम कहते हैं इसके बारे में अभी हमें इतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, बाकी हम आप बाद में पढ़ते हैं अपने प्लस टू के जेनेटिक्स में। तो अब हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। हम कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एक चीज़ होती है हमारी नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा होता है हमारा शुगर। शुगर हमने अभी जिन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो देखी होगी, वहाँ पे हमने शुगर का स्ट्रक्चर किया था, रिबोस शुगर का स्ट्रक्चर। देखिए, रिबोस शुगर ये होती है जो हमने बनाया हुआ है, ये राइबो शुगर होती है, रिबोस भी कहते हैं इसको हम प्रोनाउंसिएशन में। तो हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड से, न्यूक्लियोटाइड से भी बने होते हैं वैसे, लेकिन अभी हम पहले न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड के बने होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियोसाइड में एक तो होती है हमारी शुगर, राइबोस शुगर, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पिरिमिडिन और प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स में आते हैं हमारे सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर। सिंगल रिंग यानी कि अगर मैं ये कहूँ, यार सिंपल बात है, अगर कोई एक रिंग बनी हुई है उसको कहेंगे सिंगल रिंग, वहीं पे अगर दो रिंग्स हैं तो डबल रिंग हो गया। और इसमें बायो में हम कैसे रिंग बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम कह रहे हैं। अगर देखिए, नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो सिंगल रिंग होते हैं। इसको याद कैसे रख सकते हैं? पिरिमिडिन नाम बड़ा है लेकिन यहाँ पे रिंग एक ही है। नाम बड़ा है लेकिन रिंग एक है, ठीक है। वहीं पे प्यूरिन्स नाम छोटा है लेकिन दो दो रिंग प्रेजेंट है। अब हम कहते हैं पिरिमिडिन में क्या क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन से मतलब बेसिस देखने को मिलते हैं। पिरिमिडिन के अंदर तीन बेस देखने को मिलते हैं, थायमीन, यूरासिल और साथ में हमारा साइटोसिन। थायमीन और यूरासिल, देखिए ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि थायमीन और यूरासिल क्या एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं? नहीं,
थायमिन और यूरासिल कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। अब ये कैसे, ये हम अभी देखेंगे। फिर हम कहते हैं कि प्यूरिन्स क्या होते हैं, डबल रिंग वाले होते हैं और इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एडिनिन और ग्वानिन। अब ये तो बात हो गई, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया कि क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड। हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड के भी बने हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड के भी बने हो सकते हैं। हमने कहा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर होता है बेस प्लस शुगर, ठीक है। वहीं पे अब न्यूक्लियोटाइड में ना एक और चीज़ ऐड हो जाती है। ये दोनों चीज़ें तो होंगी, अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं। यार इन दोनों चीज़ों के सम को हम न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड तो हो गई न्यूक्लियोटाइड के अंदर, साथ ही में एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, हमारी नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर्स। फिर उसके बाद में अब हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम कहें तो अभी जैसा कि हमने कहा कि शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर 2 तरह की प्रेजेंट होती हैं, मतलब होगी तो राइबोस शुगर ही, लेकिन शुगर में एक चेंज आ जाता है। अगर डीएनए है तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या है, डीऑक्सी से समझ सकते हैं हम कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, सिंपल राइबोस शुगर है। और डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से एब्सेंट है, ये हम देख सकते हैं। सिंपल शुगर जो हमारी नॉर्मल राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, लेकिन डीएनए में जो राइबोस शुगर होगी वहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, यानी कि ये वाली जो ऑक्सीजन है ये हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो जो हमें डीएनए के अंदर शुगर देखने को मिलती है वो होती है इस तरीके की। यहाँ पे क्या चेंज आया है, सेम ऐसी है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन क्यों नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होने का एक बेनिफिट होता है कि ये हमारे डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर हम बात करें आरएनए की, आरएनए के अंदर सिंपल यही वाली शुगर देखने को मिलती है, और ये वाली शुगर डीएनए के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब मैं डीएनए और आरएनए का डिफरेंस यहीं पे बता देती हूँ। देखिए डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर सबसे पहले तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर देखने को मिलती है, वहीं पे आरएनए में हमें सिंपल राइबोस शुगर देखने को मिलती है। हम कहते हैं कि जो डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, अभी बताया मैंने कि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा आरएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है, यानी कि कम स्टेबल होता है। और फिर हम +2 में पढ़ते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो सडन चेंज, कोई अचानक से चेंज आ जाना, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो आरएनए है उसके अंदर बहुत जल्दी म्यूटेशंस होती हैं, लेकिन डीएनए में इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं होती। म्यूटेशन होना अच्छी बात नहीं है हमारी बॉडी के लिए। म्यूटेशन होने की वजह से काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, जिनके बारे में हम +2 में ही पढ़ते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लैनिफायर सिंड्रोम, ये सारी डिसीज़ेज़ हैं, सिंड्रोम्स के नाम हैं, ठीक है। इनके बारे में हम +2 में पढ़ेंगे आगे। अब उसके बाद में फिर हम कहते हैं, हमें वैसे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स में, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें इस चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड्स को इतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है +2 में, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि आरएनए जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये हम +2 की जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जब हम देखिए वहाँ पे क्या होता है, हम लोग वहाँ पे बात करते हैं, इस बारे में मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास में डीएनए है, ये हमारा डीएनए का स्टैंड है, ये हमारा डीएनए का स्टैंड है। डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर एक डीएनए के स्टैंड से दूसरा डीएनए का स्टैंड ही बन रहा है तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। वहीं पे अगर एक डीएनए के स्टैंड से एमआरएनए बन जाए, डीएनए है ये हमारा, डीएनए के स्टैंड से अगर एमआरएनए बन जाए या कह सकते हैं आरएनए बन जाए तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वहीं पे इस आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन, इस आरएनए से प्रोटीन बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन।
इन सभी के बारे में हम +2 के जेनेटिक्स के वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं। और वहीं पे फिर हम RNA के बारे में भी पढ़ते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, ट्रांसलेशन कैसे होगी, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी, कहाँ पे होगी, क्या प्रोसेस होगा। लेकिन हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि जो हमारे RNA होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा इस चैप्टर से, 11th क्लास के चैप्टर से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो इनकी जो मतलब अबंडेंस है उस पर क्वेश्चन आता है बस, कि ये वाला RNA कितने % प्रेजेंट है, या कह देंगे कि कौन सा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी किसकी परसेंटेज होती है, सबसे कम किसकी होती है। तो बस हमें डेटा याद रखना होता है कि कौन कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, या कह सकते हैं कितना प्रेजेंट है। तो सबसे कम होता है हमारा mRNA होता है 5%। फिर आता है हमारा tRNA, ये होता है 10 से 15%। फिर आता है हमारा rRNA जो होता है 80%। ठीक है, इनके काम क्या होते हैं, देखिए mRNA जो होता है ना, mRNA से मतलब होता है हमारा मैसेंजर RNA। ठीक है, ये मैसेंजर RNA होता है। tRNA ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और जो rRNA होता है इसको हम राइबोसोमल RNA भी कहते हैं। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि कौन कितना, मतलब अगर इसका अबंडेंस का ऑर्डर याद करना हो तो हम RTM से याद रख सकते हैं। वैसे ATM होता है बट हम RTM से याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा R वाला होगा, फिर T वाला होगा, फिर M वाला होगा। तो इससे हम अपने क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। वैसे तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम देन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इस चैप्टर में ये चीज़ है, मतलब तब तो 11th-12th दोनों से आएगा। और मेरे हिसाब से हमें ये जो न्यूक्लिक एसिड्स वाला टॉपिक है ये ज़्यादा अच्छे से हम जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएगा जो अभी तक मैंने बताया है। बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं इस चैप्टर से, हाँ इस चैप्टर के न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जो हमारे DNA होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं या कह सकते हैं यूकैरियोट्स, उनमें हमें बीटा DNA ही देखने के लिए मिलता है, या कह सकते हैं BDNA। देखिए होता क्या है, ADNA के अंदर हमारे 11 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। अब बेस पेयर क्या होता है, देखिए ये हमारा DNA का स्ट्रैंड है। अगर ये हमारा DNA का स्ट्रैंड है, सबसे पहले तो अब अगर मैं बात करूँ स्टैंड के बारे में, ये जो हमें स्ट्रक्चर दिया था DNA का, ये दिया था वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने। इन्होंने थ्योरी भी दी थी अपनी। ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमारा DNA का स्ट्रैंड है। अगर देखें तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ पे जितने भी बेसिस होंगे ना, मतलब यहाँ पे 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अपने ह्यूमन में जो DNA प्रेजेंट होता है उसकी बात करें तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो वही चीज़ दे रखी है, कितने बेस पेयर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है अपने DNA को। तो हम कहते हैं ADNA में क्या होता है, इस पूरे टर्न के अंदर 11 बेस पेयर होते हैं। BDNA जो ह्यूमंस में मिलता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। CDNA में 9 बेस पेयर होते हैं। DDNA में 8 बेस पेयर होते हैं। और वहीं पे बात करें अगर ZDNA की तो वहाँ पे 12 बेस पेयर्स होते हैं। बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। और वैसे ना हम BDNA के बारे में ही पढ़ते हैं क्योंकि ह्यूमंस वगैरह में वही मिलते हैं। वैसे तो चारगाफ रूल भी होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। चारगाफ रूल क्या कहता है, अभी हमने एक चीज़ देखी। हाँ, एक और चीज़ बतानी थी। देखिए हम लोग कहते हैं कि RNA मतलब RNA और DNA और RNA में एक और डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं DNA की, तो हमने कहा कि DNA के अंदर बेस पेयर्स होते हैं। कौन कौन से, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं। तो DNA के अंदर हमें देखने को मिलता है एक तो अपना एडेनिन, दूसरा होता है, अगर हम पहले प्यूरिन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हो गए। और पिरिमिडीन कौन से होते हैं, हमारे थाइमिन और साइटोसिन। मैंने यहाँ पे यूरासिल क्यों नहीं लिखा, देखिए DNA जो होता है ना उसके अंदर यूरासिल देखने के लिए नहीं मिलता। DNA के अंदर ये ही 4 बेसिस देखने के लिए मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब इनमें भी ना एक चीज़ होती है, चारगाफ रूल ने हमें बोला था कि जो एडेनिन होगा ना वो हमेशा ग्वानिन के साथ में पेयर करेगा, और जो हमारा एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में
पेयरिंग करेगा, और जो ग्वानिन होगा वो हमेशा साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करेगा। ये रूल होता है, इसको याद रखना पड़ता है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में पेयरिंग करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करता है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 2 लाइन बनाई है, यहाँ पे 3 लाइन बनाई है। अब ये लाइन है क्या, पहले तो ये देखते हैं। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। हम कहते हैं कि जो एडेनिन और थायमिन होते हैं उसके अंदर हमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन होता है वहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। एडेनिन और थायमिन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये चीज़ हो गई डीएनए के बारे में। फिर हम कहते हैं आरएनए में क्या होता है। आरएनए के अंदर अगर हम बात करते हैं प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स तो आरएनए में भी सेम होते हैं और डीएनए में भी सेम ही होते हैं। प्यूरिन्स आरएनए में भी एडेनिन और ग्वानिन ही देखने के लिए मिलते हैं, पर यहाँ पे पिरिमिडीन्स के लिए एक चेंज आ जाता है। यहाँ पे जो आरएनए में पिरिमिडीन होता है वो थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पे यूरैसिल आ जाता है। ठीक है, थायमिन की जगह पे यहाँ पे यूरैसिल आ जाता है, लेकिन ग्वानिन के साथ में साइटोसिन ही पेयर करेगा। यहाँ पे अब डिफरेंस क्या है, हमने कहा कि जो डीएनए और आरएनए है इनके अंदर प्यूरिन्स तो सेम है, यानी कि प्यूरिन्स डीएनए में भी एडेनिन और ग्वानिन है, आरएनए में भी एडेनिन और ग्वानिन है, लेकिन हम कहते हैं कि पिरिमिडीन्स के लिए एक चेंज आ जाता है इन दोनों में। डीएनए के अंदर थायमिन देखने के लिए मिलता है, वहीं पे आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरैसिल देखने के लिए मिलता है। बस ये डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि थायमिन और यूरैसिल एक साथ प्रेजेंट है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। और ये याद रखना होता है कि एडेनिन थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, पेयरिंग करेगा, और अगर आरएनए है तो उसके अंदर एडेनिन यूरैसिल के साथ में करेगा। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में करेगा, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। फिर चारगाफ रूल क्या कहता है, चारगाफ रूल कहता है कि जितना एडेनिन होगा ना उतना ही थायमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। अब इस पे ना न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जो कि बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से। देखिए, मैं अगर एग्जांपल दूँ, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास में 25 एडेनिन है, एडेनिन पेयर है, या फिर कह सकते हैं एडेनिन बेसिस है। हमारे पास में क्वेश्चन है कि 25 एडेनिन बेसिस हैं, अब बताओ बाकी कितने हैं, मतलब यह कह सकते हैं 25%। हमने कहा कि जो एडेनिन है, हमारे पास में डीएनए है, अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें ना पता है, अगर एमसीक्यूज आएंगे तो एक चीज़ कंफ्यूज कर देती है, जल्दबाजी में हम ये चीज़ कर देते हैं। अगर लिखा हुआ है ना कि एडेनिन इतना है, बाकी चीज़ों की परसेंटेज बताओ, बाकी बेसिस की परसेंटेज बताओ डीएनए में, तो ऑप्शन में ना यूरैसिल भी दे देगा, तो वो वाला ऑप्शन नहीं करना हमें, क्योंकि डीएनए में कभी भी यूरैसिल प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिए क्वेश्चन होगा कैसे। हमने कहा कि एडेनिन की परसेंटेज दे दी है 25। अभी हमने चारगाफ रूल पढ़ा, हमने कहा कि चारगाफ रूल ने हमें बताया था कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। तो एडेनिन अगर 25 है तो थायमिन भी 25% हो गया। अब हमें ये पता है कि 100% ही तो हो सकते हैं। देखिए एक और चीज़ कि जो जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडीन्स होंगे, यानी कि दोनों 50-50% होंगे। ठीक है, और प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनिन और थायमिन इक्वल हैं, ये बात ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल है, लेकिन हम कहते हैं जितने प्यूरिन्स हैं उतने ही पिरिमिडीन होंगे, मतलब जितने एडेनिन प्लस ग्वानिन है उतने ही थायमिन प्लस साइटोसिन होंगे। तो अब इतनी मैथ्स तो हमें आती ही है सबको कि अगर एडेनिन हमें दे दिए 25%, हमने कहा कि थायमिन भी इतना होगा, ये दोनों तो इक्वल रहते हैं हमेशा, और ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल रहते हैं, तो हमने कहा कि हमें पता है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल होगा थायमिन प्लस साइटोसिन के। तो हम कह सकते हैं कि एडेनिन अगर 25 है और हमें पता है यार A प्लस जी का रेशियो 50% के इक्वल होगा, A प्लस जी 50% होंगे हमेशा। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर 50% में से एडेनिन 25% है तो ग्वानिन कितना होगा, ग्वानिन भी 25% हो गया। और हमने कहा कि
जितना थायमीन और थायमीन प्लस में साइटोसिन होगा, टी प्लस में जी होता है, और थायमीन दे रखा है 25, तो यानी कि साइटोसिन भी हमारा 25% आ गया। तो ये था चारगाफ रूल के बारे में। यहाँ से ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section, and thank you again.